हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा रहने वाला है हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 16। तो हमने अपना एल्केन कंप्लीट कर दिया, हमने एल्कीन कंप्लीट कर दिया। तो आज के लेक्चर में हम अपना पूरा एल्काइन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी का एक एक शब्द पकड़ के हम उसमें पूरा डिटेल में जाने वाले हैं और बहुत सारे हम एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे सारे कंसेप्ट एनसीईआरटी के क्लियर हो जाएं। और हमको ये बात पता है कि सारे सवाल एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं और सारे सवाल एनसीईआरटी से ही पूछे जाने हैं। और हो सकता है कि एनसीईआरटी से कोई अच्छा सवाल पूछा जाए, बिल्कुल डीप में जाके एनसीईआरटी से पूछा जाए, तो हम एनसीईआरटी का एक एक शब्द पकड़ के पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं ताकि चाहे कितने भी डीप से सवाल पूछ लेना एनटीए वाला, तो अपना लड़का उसको चंद सेकंडों में निपटाने वाला है। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट और देखते हैं अपना आज का टॉपिक एल्काइन। Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और ये मैंने हेडिंग डाल दी एल्काइन, ये मैंने सर हेडिंग डाल दी एल्काइन। और ये अपना हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 16 है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे पहली बात ये क्लियर होती है कि सर जब मैं एल्काइन नाम बोलता हूँ ना, तो एल्काइन का मतलब सर कार्बन और कार्बन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ही सही। और मैंने तेरे को बता रखा है, चिल्ला चिल्ला के तुझे बोला है कि कार्बन और कार्बन के बीच में तेरे को डबल बॉन्ड दिख जाए या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे हाइड्रोकार्बन को अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड तुझे दिख जाए। तो कहीं ना कहीं जो अपना एल्काइन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सर ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं पहली बात ये क्लियर कट बोल दूं क्या कि सर जो अपना एल्काइन होता है वो अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये लिख दिया मैंने सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये तुमको पता ही है कि जो अपना एल्काइन है तो कम से कम उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही सही। कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही सही, क्योंकि जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तभी तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, एल्काइन बोल रहा हूँ। सब समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देख एक चीज मैं तेरे को दिखाता हूँ यहाँ पर। मान ले ये क्या अपना एल्केन है, ये अपना क्या सर एल्कीन है, और ये अपना क्या सर एल्काइन है, ठीक है। और ये मैं इनके वो वाला मेंबर ले रहा हूं जिनमें दो कार्बन है। तो दो कार्बन का एल्केन ये मैंने बना दिया, दो कार्बन का एल्कीन ये मैंने बना दिया, दो कार्बन का एल्काइन ये मैंने बना दिया, ठीक है। और वैलेंसी पूरी करने के लिए अपन क्या रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी मुझे 3 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मुझे 2 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी मुझे 1 हाइड्रोजन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तुम को एक चीज दिख रही है क्या, अगर तूने बराबर नंबर के कार्बन का कहीं ना कहीं बनाया ना एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, तो कहीं ना कहीं देख यहाँ पर तेरे 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पर तेरे सिर्फ 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ तेरे 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। मतलब तू बोलेगा कि जो हाइड्रोजन का रेशियो है, जो हाइड्रोजन का कंटेंट है ना, वो कहीं ना कहीं जैसे तू एल्केन से एल्कीन की तरफ जाएगा और एल्काइन की तरफ जाएगा, वो तेरा हाइड्रोजन का जो कंटेंट है वो तेरा क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन का रेशियो है या जो हाइड्रोजन का कंटेंट है वो सबसे ज्यादा तेरा होता है एल्केन में, फिर होता है एल्कीन में, और सबसे कम कहीं ना कहीं कहाँ होता है, एल्काइन में होता है, ठीक है। यहाँ पर तू देख भी सकता है एल्काइन में 2 मेंबर का 2 कार्बन का तूने एल्काइन बनाया तो उसमें देख तेरे सिर्फ 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो अपना हाइड्रोजन का रेशियो होता है, यानी हाइड्रोजन का जो कंटेंट है वो सबसे ज्यादा किस में होगा सर, एल्केन में होगा, फिर किस में होगा सर, एल्कीन में होगा, और सबसे कम किस में होता है, एल्काइन में होता है। तो ये जो पॉइंट है ये भी तेरे को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बना रहे हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, मतलब पहला जो मेंबर है एल्काइन का वो कौन होगा, ठीक है। अब देख तू खुद से सोच, सिर्फ एक कार्बन अगर मैं रखूं तो एक कार्बन से कहीं ना कहीं क्या तेरा एल्काइन बन सकता है, क्या तेरा एल्काइन बन सकता है, सिर्फ एक कार्बन का। तो एक कार्बन का तेरा एल्काइन बन ही नहीं सकता यार, क्योंकि देख कार्बन ये तूने रखा एक, तो उसमें तूने ट्रिपल बॉन्ड तो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तेरा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तू क्या हाइड्रोजन रख देगा क्या, यहाँ पर तू हाइड्रोजन रख देगा क्या, नहीं सर। यहाँ पर कम से कम तेरे को कार्बन तो रखना ही पड़ेगा एक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो हाइड्रोजन क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि हाइड्रोजन तो तेरा मोनोवेलेंट होता है, हाइड्रोजन तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो तेरा सिर्फ एक सिंगल कार्बन है ना, वो कहीं ना कहीं तेरा एल्काइन नहीं बना सकता।
वैसे ही मैंने आपको बताया था जब मैं एल्कीन आपको पढ़ा रहा था कि सिंगल कार्बन का कोई एल्कीन भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो कम से कम तेरे को 2 कार्बन तो चाहिए कि तू एल्कीन बना सके या तू एल्काइन बना सके, ठीक है। तो जो तेरा फर्स्ट मेंबर होगा ना, जो तेरा फर्स्ट मेंबर होगा एल्काइन का, उसमें क्या होंगे, 2 कार्बन होंगे, उनके बीच में तूने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया और यहाँ पर तूने भी हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है। तो ये तेरा फर्स्ट मेंबर बन चुका है एल्काइन का, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम बता। इसका आईयूपीएसी नेम, सर इसमें 2 कार्बन है तो इथ बोलूंगा क्या, यस सर इथ बोलूंगा। और सर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलूंगा क्या, यस सर आइन बोलूंगा। तो ये तेरा बन गया इथाइन, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये तेरे को पता है, जब मैंने तेरे को आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर या फिर कॉमन नेमिंग तेरे को बताई थी कि तो मैंने तेरे को बताया था जो अपना इथाइन होता है ना, उसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटाइलिन। क्या होता है सर, एसिटाइलिन। मतलब जो तेरा इथाइन होता है ना, उसका दूसरा नाम यानी उसका जो कॉमन नेम है, घर का नेम है, जिसको उससे प्यार से बुलाते हैं, वो है उसका एसिटाइलिन। समझ में आ गई बात, एसिटाइलिन, ठीक है। अब देख, अब एनसीईआरटी बोलती है कि जो तेरा एसिटाइलिन है ना, मतलब जो तेरा कहीं ना कहीं क्या है, C2H2, ये C2H2 ही तो हुआ। तो देख इसमें देख कितने 2 कार्बन है और 2 इसमें हाइड्रोजन है। तो जो C2H2 है सर, वो कहीं ना कहीं तेरा क्या है, इथाइन है, यानी तेरा वो क्या है, एसिटाइलिन है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो एसिटाइलिन है वो काहे के लिए यूज किया जाता है सर, आर्क वेल्डिंग में। वेल्डिंग जानती हो ना, वेल्डिंग जानते हो ना, जैसे ये एक लोहा है, ये एक कहीं ना कहीं कुछ है, तो इन दोनों को कुछ जोड़ना है, या फिर समझ में आ गया, या फिर कहीं पे कुछ अपने को जोड़ना होता है। कैसे, जैसे कोई साइकिल है, साइकिल कहीं पे टूट जाती है तो वहां पर कुछ हमने को अटैच कराना होता है, या फिर कुछ 2 मेटल्स को जोड़ना होता है, तो वहां पर अपन एक प्रोसेस यूज करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एनसीईआरटी, जो अपना एसिटाइलिन है ना वो वेल्डिंग में यूज किया जाता है, जो अपना एसिटाइलिन है ना वो वेल्डिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ये होती है अपनी ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग। इसको तुम सिर्फ गैस वेल्डिंग भी बोल सकते हो, बाकी तुमको अगर इसको ब्रीफ में बोलना होगा तो तुम बोल सकते हो ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग, ठीक है। ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग इसका नाम है। तो ऑक्सी मतलब सर एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भर दो, एसिटाइलिन मतलब सर एक सिलेंडर में तुम एसिटाइलिन भर दो। एसिटाइलिन यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया, C2H2 होगा, क्या होगा सर, C2H2 होगा, ठीक है। तो एक सिलेंडर में मैंने ऑक्सीजन भर दिया और एक सिलेंडर में मैंने क्या भर दिया सर, एसिटाइलिन भर दिया, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देख, जो ब्लैक कलर का सिलेंडर होगा उसमें तूने ऑक्सीजन भरना है, जो ब्लैक कलर का सिलेंडर होगा उसमें तूने ऑक्सीजन भरना है, और जो रेड कलर का सिलेंडर होगा उसमें तूने क्या भरना है, एसिटाइलिन भरना है, ठीक है। ऐसे मत करना कि जो तूने ब्लैक सिलेंडर है उसमें तूने एसिटाइलिन भर दिया और जो तेरे पास रेड सिलेंडर था उसमें तूने ऑक्सीजन भर दिया। ऐसा नहीं करना। हमेशा जब भी ब्लैक सिलेंडर तेरे को दिखे तो तेरे को पता होना चाहिए कि इसके अंदर सर क्या है, इसके अंदर तेरा ऑक्सीजन है, और जो तेरा रेड सिलेंडर है ना सर, उसके अंदर तेरा क्या है, एसिटाइलिन है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ ऊपर पे क्या लगे हुए हैं, ऊपर पे लगे होते हैं प्रेशर रेगुलेटर, मतलब प्रेशर को बढ़ा भी सकता हूँ, प्रेशर को कम भी कर सकता हूँ मैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देख आगे बढ़, अब देख यहाँ से पाइप निकल रहे हैं, ये पाइप निकल रहे हैं, तो इस पाइप से क्या जा रहा होगा, ऑक्सीजन जा रहा होगा, और इस पाइप से कहीं ना कहीं क्या जा रहा होगा, तेरा एसिटाइलिन जा रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर तेरा क्या, ये पकड़ने वाला है तेरा, जिससे कहीं ना कहीं फ्लेम निकलने वाली है। जो अपन बोलते हैं ना कि एक लोहा है और दूसरा लोहा है, उसको दोनों को जोड़ने के लिए जब हम देखते हैं, देखा होगा आपने वेल्डिंग, तो वहां से बहुत तेज फ्लेम निकलती है। तो उसको जो पकड़ने वाला है, उसको जो रेगुलेट करने वाला है, वो यहाँ पर है, फ्लेम को रेगुलेट करने वाला, ठीक है सर, ठीक है। फ्लेम को रेगुलेट करने वाला यहाँ पर है, ठीक है। अब देख इसके पास देख 2 बटन होते हैं, इसमें 2 बटन होते हैं, ठीक है, 2 बटन होते हैं। एक बटन से तू क्या कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को रेगुलेट कर सकता है, और दूसरे बटन से तू कहीं ना कहीं जो अपनी एसिटाइलिन है उसको रेगुलेट कर सकता है कि किसको ज्यादा देना है और किसको कम देना है, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ से तेरी फ्लेम निकलेगी, और इसका लगभग कितना टेम्परेचर होता है, 31 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री सेल्सियस नहीं, 3100 डिग्री सेल्सियस, इतना भयंकर टेम्परेचर यहाँ पर होता है सर। फिर यहाँ पर देखिए, अब अपना वर्क पीस है, मान लो तेरे को ये जोड़ना है, तो तू यहाँ पर इसको वेल्डिंग करके इसको जोड़ सकता है सर, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग है। अब देख, जो यहाँ से तेरी फ्लेम निकलेगी ना, यहाँ पे जो तेरी फ्लेम निकलेगी, अब फ्लेम तेरी 3 टाइप की हो सकती है। वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी हो सकती है, ठीक है, वो तेरी न्यूट्रल फ्लेम भी हो सकती है, और वो तेरी कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग फ्लेम भी हो सकती है। रिड्यूसिंग फ्लेम को तू बोल सकता है कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। तो 3 टाइप की फ्लेम तू निकाल सकता है सर,
ठीक है। 3 टाइप की फ्लेम तू निकाल सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी निकाल सकता है, तो न्यूट्रल फ्लेम भी निकाल सकता है, और तो रिड्यूसिंग फ्लेम भी निकाल सकता है। तेरे को अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम निकालनी है ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का कंटेंट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, और जो तेरा एसिटाइलिन है उसका कंटेंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है। अगर तू दोनों का बराबर कर दे ना, दोनों का तू अगर बराबर कर दे फ्लेम में, तो तेरा न्यूट्रल फ्लेम बन जाएगा। ठीक है। और अगर तू एसिटाइलिन के कंटेंट को ज्यादा कर दे और ऑक्सीजन के कंटेंट को कम कर दे, तो तेरा कार्बोराइजिंग फ्लेम बन जाएगा, यानी तेरा रिड्यूसिंग फ्लेम बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये अपना पास कंट्रोलर है ना, ये कहीं ना कहीं रेगुलेटर है, तो जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो तेरा एसिटाइलिन है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बटन है। तो जैसे तेरे को मतलब कहीं ना कहीं जो तेरा ऑक्सीजन है उसको ज्यादा डालना है फ्लेम में, तो तूने ऑक्सीजन वाले को दबा दिया, और अगर तेरे को कहीं ना कहीं एसिटाइलिन वाले को ज्यादा करना है तो एसिटाइलिन वाला दबा दिया। ठीक है। बाकी तेरे को अगर दोनों को बराबर रखना है तो तेरे को बराबर लेवल पे तूने दोनों दबा दिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ही तू इनको एडजस्ट कर सकता है, तू इनको एडजस्ट कर सकता है। समझ में आ गई बात। ठीक है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इतने डीप में नीट में पूछने वाला नहीं है, पर यहाँ पर एनसीईआरटी में 1-2 लाइन इसके रिलेटेड दे रखी थी, तो मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया। तो मैं आपको क्या बताया सर, अपने पास 2 सिलेंडर होते हैं, एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का। ठीक है सर। जो ब्लैक कलर का सिलेंडर होगा उसमें मैंने ऑक्सीजन भरनी है, और जो रेड कलर का सिलेंडर है उसमें मैंने एसिटाइलिन भरनी है। सर एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है सर। ठीक है। ऊपर पे मैंने क्या लगा दिए, प्रेशर रेगुलेटर लगा दिए। ठीक है। फिर कहीं ना कहीं मेरे पास जो पकड़ने वाला है उसमें 2 बटन होते हैं, एक एडजस्ट करने के लिए ऑक्सीजन को, और एक एडजस्ट करने के लिए अपनी एसिटाइलिन को। ठीक है। फिर अपनी जो फ्लेम निकलेगी उसका जो टेम्परेचर रहने वाला है सर, वो रहेगा लगभग 3100 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना भयंकर टेम्परेचर रहता है सर यहाँ पर। ठीक है। बाकी यहाँ पर अपन 3 टाइप की फ्लेम निकाल सकते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन को ज्यादा कर दूं तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन और एसिटाइलिन दोनों को बराबर रखूँ ना, तो कहीं ना कहीं अपना न्यूट्रल फ्लेम बनेगा। और तू अगर एसिटाइलिन को ज्यादा कर दे और ऑक्सीजन को कम कर दे, तो तेरा रिड्यूसिंग फ्लेम यानी कार्बोराइजिंग फ्लेम बनने वाला है। ठीक है। तो ये अपने को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बस एक बात अगर तू ध्यान रखे तो ये बोल सकता है कि जो तेरा एसिटाइलिन है, यानी जो तेरा एल्काइन का पहला मेंबर है ना, वो कहीं ना कहीं तेरा वेल्डिंग में यूज किया जाता है। और इस वेल्डिंग का नाम क्या सर, ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग। ठीक है। ये तेरे को अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं यही तो आपको बोलता हूँ कि जो एनसीईआरटी का एक सिंगल लाइन है जो आपको समझ में नहीं आ रही, उसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ यार, क्योंकि एनसीईआरटी में अपने को पीएचडी करनी है। एनसीईआरटी का एक एक शब्द अपने को पता होना चाहिए कि सर एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है, क्योंकि एनटीए क्वेश्चन अगर बनाएगी ना, क्वेश्चन फ्रेम करेगी, तो अब वो एनसीईआरटी से ही फ्रेम करने वाली है। ठीक है। तो एनसीईआरटी से अगर उसको अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो डीप में घुस के बना सकती है। तो मैं हर लाइन को, हर शब्द को इतने अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, इतने अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। और एनसीईआरटी अगर कितने भी डीप में घुस के क्वेश्चन पूछ लेना, तो अपना लड़का उसको चंद सेकंडों में सॉल्व करने वाला है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम लेते हैं सेकेंड मेंबर ऑफ एल्काइन। ठीक है। तो जो फर्स्ट मेंबर था उसमें कितने कार्बन रखे, मैंने 2 कार्बन रखे। तो जो सेकंड मेंबर होगा इसमें तेरे को कितने कार्बन रखने पड़ेंगे सर, 3 कार्बन रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो देख 3 कार्बन, 1 2 3, एक के बीच में तूने सिंगल बॉन्ड ही रहने दिया, तो एक के बीच में तूने ट्रिपल बॉन्ड रख दिया। ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये क्या है तेरा सर, ये तेरा एल्काइन है। ठीक है। वैलेंसी पूरी करने के लिए तू हाइड्रोजन रख दे। ठीक है। तो ये तेरा कहीं ना कहीं क्या हो गया, सेकेंड मेंबर ऑफ एल्काइन। ठीक है। अब ध्यान से एक बात देख, ये जो तेरा C2H2 था, ये क्या था तेरा फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। ठीक है। तो अब यहां से तू अगर जनरल फार्मूला निकालने की सोचे, जनरल फार्मूला मतलब एक ऐसा फार्मूला जिसमें कहीं ना कहीं तू कार्बन की संख्या रखे ना, अगर कार्बन की वैल्यू तू अगर रखे, तो तेरा कहीं ना कहीं एल्काइन का अगला मेंबर, फिर अगला मेंबर, वो तेरा सारा कोई सा भी मेंबर तो निकाल सकता है। तो जनरल फार्मूला मैं अगर तेरे को बताऊं, तो देख कार्बन को अगर मैं N रखूं ना, तो हाइड्रोजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, 2N रखना पड़ेगा। तो ये तो गलत हो गया सर, अगर कार्बन को मैं 2 रखूं तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, पर हाइड्रोजन तो क्या है सर, 2 है। मतलब मुझे 4 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये कहीं ना कहीं क्या आएगा, C2H2। मतलब यहां से मेरा जनरल फॉर्मूला क्या निकल गया सर, CnH2n -2। मतलब अपने को जनरल फॉर्मूला अगर आता भी नहीं है, याद भी नहीं है, पर फिर भी मैं किसी भी मेंबर को पकड़ा मैंने, उसमें से मैं खुद भी जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। तो मेरा एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n +2,
एल्कीन का था CnH2n और एल्काइन का हो गया CnH2n-2। ठीक है, तो ये तेरा एल्काइन का कहीं ना कहीं क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया सर तेरा, CnH2n-2। ठीक है, अब तेरे को मान ले सेकंड मेंबर का कहीं ना कहीं तेरे को फॉर्मूला निकालना होता, और यहां से तू अगर निकालने की सोचे तो यहां पर तू n की जगह में क्या रखेगा, सेकंड 2 रखेगा क्या, 2 रखेगा क्या, नहीं मेरे भाई। जो सेकंड मेंबर है तेरा उसमें कितने कार्बन होंगे भाई, एक बढ़ा देना कार्बन, क्योंकि एक कार्बन का कहीं ना कहीं एल्काइन नहीं होता। तो जो तेरा सेकंड मेंबर है यानी उसमें कितने कार्बन होंगे सर, 3 कार्बन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जल्दीबाजी में ये मत कर देना कि सेकंड लिखा हुआ है तो तूने कार्बन की संख्या 2 लिख दी, ऐसा मत करना। 2 कार्बन वाला तो पहला मेंबर होगा, क्योंकि एक कार्बन में तेरा एल्काइन बनता ही नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर देख, सेकंड मेंबर तेरे को अगर निकालना है तो तूने क्या कर दिया, एन की जगह में तूने 3 रखना पड़ेगा, C3H6-2, तो क्या हो गया C3H, क्या हो गया तेरा 4, C3H4। तो ये तेरा कहीं ना कहीं सेकंड मेंबर हो गया एल्काइन का। तो ये तूने खुद से बनाया हुआ था, तो देखिए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3 कार्बन, 1 2 3, या सर 3 कार्बन सर, 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो देख जो तूने बनाया था वो प्रूफ भी हो रहा है फॉर्मूले से, कि मतलब जो तूने जनरल फॉर्मूला बनाया है वहां से भी तू ये निकाल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तेरा क्या हो गया C3H4। अब तेरे को थर्ड मेंबर निकालना है। थर्ड मेंबर मतलब यहाँ पर तेरे को कार्बन कितने रखने पड़ेंगे, 4 रखने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा C4H8-2, तो क्या हो जाएगा सर C4H6, C4H6। ये तेरा कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, थर्ड मेंबर आ जाएगा काई का, एल्काइन का। ठीक है, अब तेरे को मान ले 10th मेंबर निकालना पड़ेगा। अब तू ध्यान से जानता है कि 10th मेंबर निकालना होगा ना तो एक बढ़ा के तेरे को लिखना होगा, एक बढ़ा के तुझे कार्बन रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कार्बन तो अब कितना रखेगा, कार्बन 11, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 22 -2 करना पड़ेगा। तो C11 और H कितना हो गया 20 हो गया। तो ये तेरा 10th मेंबर हो गया कहीं ना कहीं किसका, एल्काइन का। 10th मेंबर हो गया किसका सर, एल्काइन का। तो यहाँ से तू कोई सा भी मेंबर निकाल सकता है एल्काइन का, तुझे दिक्कत आने वाली नहीं है। हालांकि तुझे पता है कि सर जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का, CnH2n-2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जो आगे रिएक्शंस में बहुत यूज आने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पे उसको निपटा देता हूं। तो देख, ये टॉपिक है अपना एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन सर, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब देख एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। अब देख, अब जो हमारे पास एल्काइन है ना, वो 2 टाइप के एल्काइन होते हैं। एल्काइन 2 टाइप के होते हैं। देख, एक एल्काइन तो ये अपना, एक एल्काइन अपना ये है, ठीक है सर। और एक ऐसा वाला एल्काइन भी होता है, ये भी अपना एल्काइन है सर, ये भी एल्काइन है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, ये मैंने पकड़ा C ट्रिपल बॉन्ड C को, ये मैंने पकड़ा C ट्रिपल बॉन्ड C को। अब क्या इसके लेफ्ट साइड अगर मैं देखूं कोई कार्बन प्रेजेंट है, यस सर कोई कार्बन प्रेजेंट है। राइट साइड में देखूं कोई कार्बन प्रेजेंट है, सर यस सर राइट साइड भी कार्बन प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर जो तेरा C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, वो बीच में है, वो बीच में है। पर यहाँ पर अगर तू देखे, ये तूने C ट्रिपल बॉन्ड C पकड़ा, लेफ्ट साइड तो इसका कोई कार्बन प्रेजेंट है, पर राइट साइड तो अगर देखें यहाँ कोई कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। यानी ये जो तेरा एल्काइन है, ये कहीं ना कहीं इस एल्काइन को तू बोलेगा टर्मिनल एल्काइन। इसको क्या बोलेगा तू, टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, ये तो बीच में अपना, तो टर्मिनल मतलब किनारे, मतलब उसके एक साइड ना कहीं तेरा क्या होना चाहिए, कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उसका। कम से कम एक साइड तेरा कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देख, ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसके राइट साइड कोई कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तेरा कहीं ना कहीं क्या हो गया सर, टर्मिनल एल्काइन हो गया। क्या हो गया, टर्मिनल एल्काइन हो गया। ठीक है, तो ये वाला एल्काइन क्या हो गया तेरा, नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, ये तेरे को बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तेरे को बताया कि एक अपना कहीं ना कहीं टर्मिनल एल्काइन होता है और एक तेरा नॉन टर्मिनल एल्काइन होता है। ठीक है, अब ध्यान से एक बात देख, एक बात ध्यान से देख, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना सर, ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है टर्मिनल एल्काइन में, इस हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं सर इसको, एसिडिक हाइड्रोजन।
मतलब सर जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो, उस हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पर देख सी ट्रिपल बॉन्ड सी कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है। इस कार्बन को देख, सी ट्रिपल बॉन्ड सी कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। तो मैं आज के बाद बोल सकता हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि सर नॉन टर्मिनल एल्काइन होगा तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा, पर सर अगर टर्मिनल एल्काइन हो गई तेरी तो उसमें तेरा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। समझ में आ गई बात? एसिडिक हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन होता है जो तेरा सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले कार्बन के साथ प्रेजेंट हो, इन कार्बन के साथ प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर देख सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाला कार्बन ये है और इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो तेरा ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया सर? ये तेरा एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। और एक बात तेरे को पता लग गया कि तेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो तूने यहाँ पर एक प्यारी सी बात बोलनी है कि सर जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ना, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ना, कि उनकी भागने की टेंडेंसी, भागने की बहुत क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, जो तेरा एसिडिक हाइड्रोजन है सर, उनके भागने की टेंडेंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। मतलब H की खोपड़ी में कौन सा चार्ज होता है सर? पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अपने को पता है। तो H पॉजिटिव लेके अगर भाग गया तो जहां पर वो लगा होगा वहां पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर H पॉजिटिव लेके भाग गया ना, तो इस कार्बन पे कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आज के बाद मैं जोर जोर से बोलूंगा कि सर एसिडिक हाइड्रोजन की भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है, बहुत ज्यादा होती है। और वो पॉजिटिव चार्ज लेके भाग जाएगा, और जहां पर वो लगा रहेगा ना, जिस कार्बन पे वो अटैच रहा होगा, उस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं ये भी तो बोल सकता हूं सर, मैंने आपको बताया था कि हैलोजेंस की, क्या हैलोजेंस की, एंड मैंने आपको बताया था कि जो हैलोजेंस होते हैं उनकी भागने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। और अब मैंने आपको नई चीज बता दी कि सर जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, उसके भी भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा सर कि जो अपने हैलोजेंस हैं, जो अपने हैलोजेंस हैं, या फिर मैं बोलूँ आपको जो अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, उनकी क्या होती है? भागने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये मैं बोल दिया था। ठीक है, तो आज के बाद जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अपने हैलोजेंस होते हैं, या फिर जो अपनी कहीं ना कहीं एसिडिक हाइड्रोजन होता है, उनके लिए एक बात कॉमन है कि इनकी भागने की टेंडेंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। हैलोजेंस की खोपड़ी में कौन सा चार्ज होगा? जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन की खोपड़ी में माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो क्लोरीन अगर माइनस लेके भाग गया तो जहां पर वो अटैच रहा होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पर जब मैं एसिडिक हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की खोपड़ी में तो पॉजिटिव चार्ज है, तो H पॉजिटिव लेके भागा तो जहां पर वो अटैच रहा होगा वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही बात तो मैं आपको समझा देता हूँ वापस से। देख, जैसे मान ले तेरे पास ये है ना, CH3 CH Cl CH2 CH3। ठीक है, अब देख यहाँ पर तेरे को पता है ये अपना क्या लगा हुआ है सर? हैलोजन लगा हुआ है। इसकी भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर है, तो Cl माइनस लेके भाग गया, Cl माइनस लेके भाग गया, पर जहां पर वो लगा हुआ था वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? वहीं अगर मैं इसकी बात करूं सर, वहीं मैं अगर इसकी बात करूं तो एक CH3 सर, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये लग गया तेरा CH। समझ में आ गई बात? तो ये तेरे को पता है सर कि ये अपना क्या है सर? एसिडिक हाइड्रोजन है। इसकी भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर है सर। ये H प्लस लेके भागा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तेरा माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, जब हम आगे रिएक्शन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये बहुत यूज आने वाली है। मैं तेरे को वापस याद दिलाऊंगा कि सर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो वहां पर तेरे को पता होना चाहिए कि सर आपने पढ़ाया हुआ है, ये आपने ये पढ़ाया हुआ है, तो तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और तुम्हारे अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं और एसिडिक हाइड्रोजन का यूज रिएक्शन मैकेनिज्म में कहाँ पर आएगा। एसिडिक हाइड्रोजन का ये यूज आएगा कि एसिडिक हाइड्रोजन की भागने की टेंडेंसी बहुत भयंकर होती है, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज लेके भाग गया हाइड्रोजन तो जहां पर वो अटैच रहा होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब आपको क्या करना है, जो ये एल्काइन का ये जो टॉपिक है, जो एल्काइन का ये एनसीईआरटी में पैराग्राफ दे रखा है, इसको आपको रीडिंग करनी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने सर सारी लाइन कवर करा दी और आपने एक एक शब्द पकड़ के पूरा उसको डिटेल में कवर करा दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या दे रखा था,
कि जो एसिटाइलिन होते हैं सर, एसिटाइलिन यानी C2H2, ठीक है, इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, यस सर, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन गैस। तो एनसीईआरटी में सिर्फ ये लाइन दे रखी थी, पर मैंने आपको ये बिल्कुल ब्रीफ में अच्छे से पढ़ा दिया बिल्कुल, और आपको बिल्कुल समझ में आ गया, आपके दिमाग में पूरी इमेज क्लियर हो गई कि अच्छा इसका मतलब ये है सर, ठीक है। तो एक लड़का कमेंट में बोल रहा था कि सर आप तो एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ा रहे हो, आप तो एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ा रहे हो, मैं पीछे की चीजें भूल जा रहा हूँ। तो भाई ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा कि वो तुमको एक बार पढ़ा दे और तुमको कभी रिवीजन करना ही ना पड़े। अगर भाई तू रिवीजन खुद से करेगा ही नहीं तो चीजें तो भूलेगा ही सही, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तेरे को क्या सिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूँ कि कैसे तू प्रोडक्ट निकालेगा। तेरे को रिएक्टेंट पता है, तेरे को रिएजेंट पता है, तो तू कैसे खेल लगाएगा और कैसे तू प्रोडक्ट निकालेगा। अब तेरे को रिएजेंट तो पता होना चाहिए ना, अब रिएजेंट तो तेरे को खुद से याद करने पड़ेंगे यार, ठीक है। तो रिएजेंट तो तेरे को खुद से याद करने पड़ेंगे, तो तेरे को रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो रिवीजन तो तेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बोलना बिल्कुल भी जायज नहीं है कि सर मेरे को जो पुराना पढ़ाया तो सब भूल गया मैं। तो भाई रिवीजन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली भूल ही जाएगा, और ऐसा कोई भी शायद टीचर नहीं होगा कि वो तेरे को अगर एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दे तो शायद तेरे को कभी रिवीजन ना करना पड़े और तेरा काम चल जाए, ऐसा तो शायद कोई होगा ही नहीं। रिवीजन तो तेरे को करना ही पड़ेगा। और एनसीईआरटी की इंपोर्टेंस ये है कि सर सारे क्वेश्चन तेरे को पता है सर, एनसीईआरटी से ही आने हैं, तो क्या मैं एनसीईआरटी से बाहर तेरे को पढ़ा दूं तो फायदा क्या है उसका। तो एनसीईआरटी का एक एक जो शब्द है उसको मैं डिटेल में बिल्कुल डिकोड करके तेरे को बता रहा हूँ, क्योंकि यही फायदा देने वाला है, ठीक है, यही फायदा देने वाला है। अभी मैं तुमको बस बोल ही सकता हूँ, बाकी इसको प्रूफ करके मैं तभी बता पाऊंगा जब तुम्हारा नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आएगा। मैं तेरे को बता दूंगा, देख मैं चिल्ला चिल्ला के तेरे को जो जो सवाल बता रहा था वो सारे सवाल H2S तेरे क्वेश्चन पेपर में तेरे को दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। बाकी तुमको रिवीजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं रिएक्शंस आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें तुम्हारा कहीं नहीं रिएजेंट भी तो आ रहे हैं, रिएजेंट भी तो आ रहे हैं, उसमें तुमको पता होना चाहिए इसमें रिएक्टेंट ये होता है। जैसे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है तो उसमें तेरे को पता होना चाहिए कि तेरा इसमें रिएक्टेंट तेरा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, रिएजेंट तेरा क्या होता है NaOH होता है, ठीक है। ये तो तेरे को ध्यान रखना है। मैं तो तेरे को क्या सिखा रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसे निकालेगा तू, कैसे खेल चलाएगा तू, प्रोडक्ट कैसे निकालेगा। बाकी तेरे को पता तो होना चाहिए कौन सी रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होता है और रिएजेंट कौन होता है। इसके लिए तेरे को रिवीजन तो करना पड़ेगा ना खुद से भाई। ऐसा तो नहीं है कि मैं तेरे को घोल के कुछ पिला दूं और तेरे को कभी रिवीजन ही ना करना पड़े और तेरा काम चल जाए, ठीक है। तो रिवीजन तो तुमको करना पड़ेगा। अब आते हैं अपना अगला टॉपिक। तो मैंने जब तुमको एल्कीन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने तुमको एक टॉपिक पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर एल्काइन, तो यहाँ पर तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। पर ये सेम टू सेम जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, पूरा कंसेप्ट सारा वही है, कंसेप्ट सारा वही है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, वहां पर हमने एल्कीन में ये देखा था, यहाँ पर एल्काइन में ये हो जाएगा। यहाँ पर सर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पर सर एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और दो अपने क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड होंगे। मतलब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड अपना एक्स्ट्रा है, एक पाई बॉन्ड अपना एक्स्ट्रा है। बाकी सेम टू सेम खेल वही चलेगा जो अपना स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड में हमने देखा था जब हम एल्कीन टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देख पहली बात हमको पता होनी चाहिए, क्या पूछ रखा है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन का सबसे छोटा मॉलिक्यूल, मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। तो हमने ऊपर अभी पढ़ लिया ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन में सर कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा C2H2, मतलब जो अपनी एसिटाइलिन है यानी जो अपनी इथाइन है वही अपनी क्या सर फर्स्ट मेंबर ऑफ यानी सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एल्काइन है, ठीक है, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एल्काइन है। अब देख एक कार्बन का कहीं ना कहीं तेरा एल्काइन क्यों नहीं बन सकता, एक कार्बन का एल्काइन क्यों नहीं बन सकता, ये अपने को जनरल फॉर्मूला पता है CnH2n-2। अगर तू यहाँ पर एक कार्बन रखेगा तो हाइड्रोजन तेरे कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2 में से तूने कितना माइनस किया, -2 कर दिया, तो C1 और H0। भाई ये क्या बन गया तेरा, ये क्या बन गया तेरा, इसमें तो तेरी जो कार्बन है ना उसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है सर, ठीक है। वो 4 बॉन्ड कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं जो एक कार्बन का अपना एल्काइन नहीं बन सकता, कम से कम अपने को 2 कार्बन चाहिए ताकि अपना फर्स्ट मेंबर बन पाए किसका, एल्काइन का, ठीक है। अब देख इथाइन मतलब सर यही तो होता है इथाइन,
मतलब जो अपना एसिटाइल है Ac2H2, यही तो अपना इथाइन है, यही तो अपना इथाइन है। इथ मतलब दो कार्बन और आइन मतलब दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। ये सारा मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ भाई, कुछ अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देख कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 6 है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 6 है। तो इसकी अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी मैंने आपको तब सिखा दी थी जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड पढ़ा रहा था एल्कीन टॉपिक में। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था 1s2 2s2 और 2p2, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है सर, जो S होता है ना अपना ग्राउंड स्टेट में अपन देखें तो S के पास कहीं ना कहीं एक डब्बा होता है, S के पास अपना पास एक डब्बा होता है, और P के पास अपना कहीं ना कहीं कितने डब्बे होते हैं? 3 डब्बे होते हैं। ये बना दिया मैंने 3 डब्बे। और मेरे को पता है सर, मेरे को पता है एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देख यहाँ पर जो S है इसके पास 2 हैं, तो ये मैंने 2 बना दिए। यहाँ पर जो S है उसके पास 2 हैं, ये मैंने 2 बना दिए। यहाँ पर जो P है उसके पास सिर्फ 2 हैं, तो एक ये बनाया मैंने, एक ये बनाया, ये है ना 2। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना कहीं ना ग्राउंड स्टेट में मैंने आपको बना दिया। ठीक है, अब आता है एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? जो अपना वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल मतलब देख ये आगे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, इसके आगे भी लिखा हुआ है 2। तो 1 और 2 में से ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है? 2 नंबर है। मतलब ये भी अपना 2 है और ये भी अपना 2 है। तो यानी जो 2 वाले हैं ना वो अपने वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल मतलब सबसे किनारे वाले सेल, ठीक है, सबसे बाहर वाले सेल। तो वैलेंस सेल अपना कहीं ना कहीं क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में? उसमें जहां पर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे ना, तो अगर अपने पास डब्बा खाली है तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने को वहां डाल देना है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ डाल दिया? यहाँ डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर एक डब्बा खाली है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसको अपन बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ये अपने को सिर्फ कहां पर करना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में, सॉरी। तो ये अपना वैलेंस सेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एक है आगे लिखा हुआ। तो जो जिसके आगे नंबर ज्यादा लिखा होता है, यहाँ पर 1 और 2 में से ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है सर? 2 है। मतलब 2 वाले अपने क्या है? वैलेंस सेल है। मतलब जो यहाँ पर मैं खेल खेल सकता हूँ वैलेंस सेल में ही खेल सकता हूँ। तो यहाँ पर सर, यहाँ पर S के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, एक को मैंने कहाँ डाल दिया? इधर डाल दिया। ठीक है, तो ये तो अपना ग्राउंड स्टेट था। तो जब मैं एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगा तो देख कैसा बनाऊंगा। इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही रखा हमने। यहाँ पर सिर्फ अब एक रह जाएगा, क्योंकि उसका एक कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, और 2 पहले से थे यहाँ पर। तो ये अब ऐसा बन गया अपने पास। तो ये अपना ऐसा बन गया। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको बताऊं। जैसे मेरे पास क्या है? ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अपना क्या है सर? इथाइन है, 2 कार्बन का एल्काइन है। अब देख, इस कार्बन का अगर तेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा तो मैंने आपको कितना बार बता रखा है सर, किसी कार्बन के पास अगर एक ट्रिपल बॉन्ड पाया गया या फिर 2 डबल बॉन्ड पाए गए, ठीक है, तो वो अपना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है सर? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। किसी कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड पाया गया या फिर किसी कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड पाए गए, वो अपने कहीं ना कहीं sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो sp का मतलब कौन सा शेप आएगा इसका? लीनियर शेप आएगा। यहाँ पर जो शेप आएगा वो कहीं ना कहीं क्या आता है? लीनियर आता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जब मैं आपको जीओसी पढ़ा रहा था, बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है मैंने आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं। ठीक है, एसपी मतलब लीनियर शेप, लीनियर मतलब बिल्कुल सीधाई में, सीधा। ठीक है सर, ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अब देख, अब हम बनाते हैं इसका हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट, तो जो अपनी इथाइन है ना, जो अपनी इथाइन है उसमें सर कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी है सर? sp है। कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी है सर? sp है। तो अब अपन हाइब्रिड स्टेट बनाते हैं, तो इससे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये तो मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देख हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है ना, हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा? यहाँ पर अपने पास कितने sp हैं सर? यहाँ पर अपने पास क्या है सर? sps और sp अपने पास। तो इसमें देख, एक s का ऑर्बिटल आ रहा है और एक कहीं ना कहीं तेरा p का ऑर्बिटल आ रहा है। ठीक है, एक s का ये ले लिया मैंने और एक p का मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, एक p का मैं यहाँ से ले लेता हूँ सर। ठीक है, तो ये मैंने एक s का ले लिया और एक मैंने यहाँ पर एक p का ले लिया। ठीक है, बाकी यहाँ पर अब 2 बचे। ठीक है, ये 2 बचे अब, क्योंकि एक तो ये मैंने s का ले लिया और एक मैंने p का ले लिया, क्योंकि मेरा जो कार्बन का हाइब्रिडेशन आ रहा है सर, वो कहीं ना कहीं क्या आ रहा है सर? इथाइन में sp आ रहा है। इथाइन में मतलब ये अपना, तो मैं सिर्फ एक कार्बन की बात कर रहा हूँ अभी। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना आ गया सर? sp आ रहा है। मतलब इसमें एक sp, एक कहीं ना कहीं s का ऑर्बिटल होगा और एक p का ऑर्बिटल होगा। ठीक है,
तो ये अपने कौन से ऑर्बिटल हैं सर, sp ऑर्बिटल हैं, और ये कहीं ना कहीं कौन से हैं, p वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। तो ये अपन ने, जब मैं पढ़ा रहा था आपको स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, तभी भी मैंने आपको समझाया था। ये अपना क्या हो गया, हाइब्रिड स्टेट हो गया। ये अपना क्या हो गया, हाइब्रिड स्टेट हो गया। ये अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, पर इथाइन में से 2 कार्बन है। इथाइन में देखिए अभी 2 कार्बन है, हम सिर्फ अभी एक कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। ग्राउंड स्टेट में हमको समझ में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में समझ में आ गया, और हाइब्रिड स्टेट में भी हमको समझ में आ गया। एस और पी है ना, क्योंकि एक कार्बन पकड़ा मैंने इथाइन का, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है ना, मतलब sp ऑर्बिटल अपने पास कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ये अपना sp ऑर्बिटल और ये अपना sp ऑर्बिटल, समझ में आ गई बात। ठीक है, बाकी ये देख, ये अपना sp हो जाएगा और ये अपना sp हो जाएगा। बाकी जो ये 2 बचे, ये अपने p ही रह जाएंगे, ये अपने p ही रह जाएंगे। ठीक है, बाकी जब हमने एल्कीन पढ़ा था, वहां पर एल्कीन पढ़ा था, वहां पर कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना आ गया था, sp2 आ गया था। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हो गए, वहां पर 3 हो गए, क्योंकि एक s और 2 p आ रहा है ना, पर यहाँ पर सिर्फ एक s और एक p आ रहा है। तो यहाँ पर sp ऑर्बिटल कितने हो रहे हैं सर, 2 हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर मैंने क्या किया था, इसमें तो कोई फर्क नहीं था, पर यहाँ पर अब 3 हो गए थे, तो यहाँ सिर्फ एक बच गया था जब मैं एल्कीन आपको पढ़ा रहा था, क्योंकि वहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था वहां पर। ठीक है, क्योंकि देख एल्कीन अपना क्या हुआ, ये एल्कीन हुआ, तो देख कार्बन के पास अगर एक डबल बॉन्ड है तो वो क्या होता सर, sp2 होता था। ठीक है, तो sp2 होता था, तो एक s और 2 p। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वहां पर कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे। तो तुमको अगर ध्यान होगा तो वहां पर मैंने ऐसा बनाया था, तो यहाँ पर सिर्फ p वाला सिर्फ एक बच जाता था, और p वाला जो एक बच जाता था वो अपना बोलते थे अपन उसको प्योर ऑर्बिटल, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और वो अपना कहीं ना कहीं कौन सा बॉन्ड बनाता था, पाई बॉन्ड बनाता था। वहां पर कौन सी ओवरलैपिंग होती थी सर, साइडवेज ओवरलैपिंग होती थी। अगर आप सारे लेक्चर बिल्कुल अच्छे से सीक्वेंस में देख रहे हो और सारे लेक्चर रिवाइज भी करते जा रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आप कोई भी पर्टिकुलर लेक्चर उठा के बीच में देख रहे हो तो आपको दिक्कत होने वाली है, वो बिल्कुल तय है। ठीक है, तो आप सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखो, फिर आपको बिल्कुल एक कहानी की तरह महसूस होगा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहानी की तरह चल रही है। ठीक है, तो ये सब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ग्राउंड स्टेट में देख लिया, एक्साइटेड स्टेट में देख लिया, और हाइब्रिड स्टेट में भी देख लिया। तो ये दो पी बचे हुए हैं ना, ये जो तो 2 पी के इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं सर, ये कहीं ना कहीं क्या हो गए, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये अपने कौन से ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कितने बचे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, या फिर अपन इनको क्या बोलते हैं, प्योर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं सर इनको, प्योर ऑर्बिटल भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये क्या अपने सर, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये क्या अपने सर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, ये अपने क्या, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अपना इथाइन है, ये अपना इथाइन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी सर, sp होगी। क्या होगी सर, वो sp होगी। और इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगी, sp होगी, क्योंकि कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और कार्बन के पास अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है सर, sp होती है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सर, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सर, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक अपना क्या होगा, सिग्मा होगा, और 2 अपने क्या हो गए, पाई हो गए। तो 1 सिग्मा और 2 कहीं ना कहीं क्या हो गए, पाई हो गए। यहाँ पर मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो क्या होता है सर, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। फिर तो क्या हो जाते हैं सर, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर मैं सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सर सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देख sp है, sp का मतलब तुमको पता है यार, मैंने आपको जीओसी में बता रखा है कि sp मतलब कहीं ना कहीं जो शेप आता है ना, इसमें लीनियर शेप आता है। कैसा शेप आता है, लीनियर शेप आता है। sp मतलब कौन सा शेप आ रहा है सर, लीनियर शेप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, अब जब मैंने तुमको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, तो वहां पर मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है सर अपना हेड टू हेड ओवरलैपिंग से।
इसको अपन क्या बोलते हैं सर, एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग भी इसको अपन बोलते थे। जब अपना हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता था तब जाके अपना क्या बनता था, तब जाके अपना क्या बनता था, सिग्मा बॉन्ड बनता था। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताया था कि जो अपनी सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, वो अपने कौन बनाते हैं, वो अपने बनाते हैं सर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो अपने कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं सर, वो अपने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये हैं अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये अपने क्या है सर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और बाकी ये जो पी वाले बचे हुए हैं वो अपने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग यानी वो अपनी एक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाला है। और यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो अपने कहीं ना कहीं कौन बनाते हैं, वो अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। कौन बनाते हैं सर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड के बारे में मैंने पढ़ा था कि पाई बॉन्ड अपना कैसे बनता है, बाई साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। और इसका दूसरा नाम एनसीईआरटी बोलती है कि इसको बोलते हैं अपन लेटरल ओवरलैपिंग। क्या, लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो बनता है बाई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो ये अपने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, तो ये कहीं ना कहीं अपने कौन से बॉन्ड बनाने वाले हैं, पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। कौन से बॉन्ड बनाने वाले हैं सर, पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो अब तो खेल देख, तो यहां पर मैं इथाइन बना देता हूं, इथाइन। ठीक है, इथाइन का स्ट्रक्चर बना देता हूं, यही तो अपना इथाइन है। तो देख सी ट्रिपल बॉन्ड सी के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो कहीं ना कहीं क्या होंगे अपने, दो पाई बॉन्ड होंगे। इतना अपने को क्लियर है, इतना अपने को क्लियर है, इतना अपने को सर क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये मैंने क्या पढ़ाया आपको, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये कैसे बनता है सर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। और जो अपना सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, कौन बनाता है, वो बनाता है अपना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। बाकी जो अपने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो तो सर अपने पाई बॉन्ड बनाते थे। और पाई बॉन्ड अपना कैसे बनता है सर, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, यानी लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। तो जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड पढ़ाया था, जब मैं आपको एल्कीन पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको ये अच्छे से समझा रखा है। तो ये सारे कंसेप्ट वही यूज हो रहे हैं यार। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहे वो sp हो sp2 हो, जब हम क्या पढ़ रहे थे, एल्कीन पढ़ रहे थे तो वहां पर sp2 थे, यहाँ पर क्या है सर, sp है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है चाहे कोई भी हो। ठीक है, बाकी अपन बात करें कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि sp2 में भी कहीं ना कहीं क्या था, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचे थे। यहाँ पर भी क्या अपने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचे हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मतलब जो कहीं ना कहीं अपने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपन बनाते हैं ऐसा, देख ये अपन ऐसा सूप बनाते हैं, पर इनको अपन कैसे बनाते हैं, इनको अपन ऐसा बनाते हैं। ठीक है, इसका एक लोब क्या होगा, छोटा होगा, यहाँ पर दोनों लोब क्या होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना एक एस भी आ रहा है और एस अपना स्पेरिकल होता है। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ पी और पी ही आ रहा है बस, तो पी ही आ रहा है यहाँ पर, पी तो अपना डंबल शेप होता है सर। ठीक है, ठीक है, ये अपने को पता हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देख मैंने हाइड्रोजन लिखा, ठीक है, ये मैंने सिंगल बॉन्ड रखा, ये अपना कहीं ना कहीं क्या है, रुक जाओ, अब देख मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ये अपना कार्बन लिख रहा हूँ मैं, एक कार्बन मैंने लिखा। ठीक है, अब देख कार्बन के पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं सर, देख एक और एक, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और दोनों कहीं ना कहीं क्या sp हैं। ठीक है, दोनों क्या sp हैं, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम ऐसा बनाते हैं। तो देखिए मैंने एक बना दिया, ये मैंने एक बना दिया और ये मैंने दूसरा बना दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब मैं अगर ये छोटा वाला लोब है इसको मैं अगर मिटा भी दूं ना, इसको अगर मैं ना भी शो करूं, पर तुमको दिमाग में होना चाहिए कि यस छोटा वाला लोब भी है। तो बहुत बुक्स इनको छोटा वाला जो लोब है ना, जो ये छोटा वाला लोब है उसको शो नहीं करती बहुत बुक्स। ठीक है, पर एनसीईआरटी में शो कर रखा है, तो मैंने भी आपको जो एल्कीन पढ़ाई थी वहां पर शो कर रखा था। पर यहाँ पर मैं आपको अगर शो ना भी कराऊं तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर छोटे लोब्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए बना दिया। ठीक है, पर यहाँ पर एक और कार्बन भी तो प्रेजेंट है, ये तो सिर्फ इस कार्बन की बात हुई। ठीक है, जो दूसरा कार्बन होगा उसमें भी सेम यही सीन चलेगा,
क्योंकि उसके पास दो कहीं ना कहीं क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, इनको मैंने सीधा क्यों लिखा, टेढ़ा बेड़ा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर यहाँ पर मेरे को पता है कि जो sp होते हैं ना वो लीनियरली अरेंज होते हैं, तो मैंने एक सतह में एक एक्सियली इनको अरेंज कर रखा है। ठीक है, लीनियरली। ठीक है, अब ध्यान से देख, रुक जा, ठीक है, ये दूसरा कार्बन है, इसके पास भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है सर, यहाँ पर तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये जो बॉन्ड बन गया सर, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है। तो यहाँ पर वो बात भी तो क्लियर हो गई कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और वो अपने कौन बनाते हैं सर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। कौन बनाते हैं सर, वो अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो अपने sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, उन्होंने ही तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, कि इधर साइड से हाइड्रोजन भी तो लगे हुए हैं, यहाँ से देख हाइड्रोजन भी तो लगे हुए हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा सर, सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड होगा तो यहाँ पर कौन सा कोलिजन होने वाला है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने वाला है। तो यहाँ पर तो सीधा एस बना दे, क्योंकि ये हाइड्रोजन एस ब्लॉक में आता है, तो इसका एस ऑर्बिटल होगा ना, और एस तेरा कहीं ना कहीं स्पेरिकल होता है। वैसे ही तू यहाँ पर भी बना दे, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक क्या हो गया तेरा, सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ पर भी तेरा कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्ड ही तो बनेगा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही तो बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से हमको समझ में आ रहा है, जो एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम में यहाँ पे डिकोड करके आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि आपको एक परत परत खोलते हुए आपको अच्छे से पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। और एनसीईआरटी का कुछ भी चीज अगर दे रखा है एनसीईआरटी में, तो उसके पीछे तुमको पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब ये है। पूरा कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, और कंसेप्ट अगर तुम्हारे क्लियर है ना, तो अगर उसमें से तुमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बना दिया जाए, नीट में अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी दे दिया जाए ना, तो तुम उसको बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। तो अपने पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी तो बचे हुए हैं, दो अपने पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल भी तो बचे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं कैसे अरेंज होते हैं, परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं यार, ये परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री पे। जैसे मैंने आपको ये बना दिया, एक मैंने आपके लिए ये बना दिया, मान ले, एक सेकेंड, एक जैसे मैंने आपके लिए ये बना दिया, ये अपना एक पी ऑर्बिटल हो गया, सॉरी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल हो गया, तो इस कार्बन पे भी एक होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा मुझे बनाना है ना, दूसरा मुझे बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके परपेंडिकुलरली बना रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मान ले अगर ये वाला एक्स में है, तो ये वाला किस में होगा, तेरा वाई में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर तेरा ये वाला एक्स में है, तो ये वाला जो तेरा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बन रहा है, ये तेरा किस में होगा, वाई में होगा। और एक्स एक्सिस ऐसी होती है, वाई एक्सिस ऐसे होती है, बीच में दोनों के एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, पर अगर मैं एक्स और एक्स की कंपेयर करूं, अगर मैं एक्स और एक्स की बात करूं, एक्स और एक्स की बात करूं, ये दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल हैं। अगर मैं वाई और वाई की बात करूं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर देख, मान ले अब ये दो, इसका ये टच हो रहा है, इसका ये भी टच हो जाएगा, तो यहाँ पर दो जगह में टच हो रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनने वाला है सर, पाई बॉन्ड बनने वाला है। यहाँ पर तेरा कहीं ना कहीं कौन सी ओवरलैपिंग होने वाली है, तेरी होने वाली है सर साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड तो बनता ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। वहीं अगर मैं बात करूं, वहीं अगर मैं बात करूं, ये देख, ये भी तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, दो जगह पे मिल रहे हैं ना। अगर इनको मैं पास लेके आऊं, तो दो जगह पे मिल रहे हैं ये, तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है सर, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड बनने वाला है सर, पाई बॉन्ड बनने वाला है। कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, पाई बॉन्ड बनने वाला है। समझ में आ गया। तो दो पाई बॉन्ड अपने बन गए, क्योंकि अपने पास दो
अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचे हुए थे। पर जब मैं अगर बात करता हूँ किसकी, एल्कीन की, तो वहां पर अपना सिर्फ एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचता था, तो वहां पर सिर्फ एक अपना पाई बॉन्ड आता था। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड आ गए? 2 पाई बॉन्ड आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एनसीईआरटी में अच्छे से समझा रखा है। देख मैं एनसीईआरटी का डायग्राम तुझे बताता हूँ। यहाँ पर देख, ये तो उन्होंने स्टार्टिंग बताया, फिर उन्होंने ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उसको बताया। ये क्या थे? अपने हाइब्रिडाइज्ड थे। ये देख sp समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं? यहाँ पर वो बता रहे हैं अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो है वहां पर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है और अपने कहीं ना कहीं क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं। तो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल थे तो 2 पाई बॉन्ड तेरे बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रीडिंग तूने मारनी है। ये पूरा पूरा एनसीईआरटी का ये मैंने पेज आपको चिपका रखा है, तो इसका एक एक शब्द मैंने आपको पूरा डिकोड करके अच्छे से बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है, सरल लैंग्वेज में समझा दिया। बाकी ये कंसेप्ट तो सेम टू सेम वही है ना जो मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, एल्कीन में पढ़ाया था। बाकी कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम है ना, बस वहां पर वहां पर एक पाई बॉन्ड था और यहाँ पर अपने 2 पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, वहां पर अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन थे? sp2 थे। यहाँ पर अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन है सर? sp है। ठीक है, वहां पर अपना जो शेप आया था हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, sp2 में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या आ रहा है? sp आ रहा है। तो sp में शेप क्या आएगा? अपना लीनियर आएगा। ठीक है, sp में शेप क्या आएगा? अपना लीनियर आएगा। अब देख, ये तेरे को पता है सर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर देख, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है ना। यहाँ पर 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के क्या होता है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहाँ पर होने वाली है? यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ तेरी ट्रिपल बॉन्ड की होगी, फिर डबल बॉन्ड की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड की होगी। पर तेरे को ये भी पता है कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है और जो बॉन्ड एनर्जी होता है उसका इनवर्सली रिलेशन किसके साथ होता है? बॉन्ड लेंथ के साथ होता है। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है सी सिंगल बॉन्ड सी की, फिर थोड़ी कम होती है सी डबल बॉन्ड सी की, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है तेरी सी ट्रिपल बॉन्ड सी की। ठीक है, और इनकी वैल्यू भी तेरे को पता है कि सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है? 134 पिकोमीटर होती है सर। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है? 120 पिकोमीटर होती है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये सब, पर यहाँ पर एनसीईआरटी में एक चीज चेंज कर देना तुम। यहाँ पर देख कितना कितना दे रखा है? डबल बॉन्ड की 133 दे रखी है, पर कितनी होती है अपने को पता है? 134 पिकोमीटर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आप कंपेयर कर सकते हो, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर सकते हो, और बॉन्ड लेंथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। बाकी ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है जब आप स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड पढ़ रहे थे एल्कीन वाले टॉपिक में। ठीक है, अब देख, ये अपना इथाइन है, ये मैंने इथाइन बना दिया आपका। ठीक है, अब देख इसमें जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो उसमें एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड है और 2 कहीं ना कहीं अपने क्या है? पाई बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था जब आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड पढ़ा रहा था कि जो पाई बॉन्ड होते हैं ना वो अपने कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं? पाई क्लाउड बनाते हैं। सर कई बार क्या बनाते हैं? वो पाई क्लाउड बनाते हैं, अपने पाई क्लाउड बनाते हैं। और पाई क्लाउड के बारे में 2 बातें हमेशा याद रखना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं कैसे होते हैं? लूजली अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लूजली अरेंज्ड होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो अपने ये पाई क्लाउड होते हैं ना, ये ध्यान रखना, ये क्या होते हैं? अपने सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके लिए उसके अबाउट, मतलब उसके अबाउट ये क्या होते हैं? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना, इसको याद कर लेना कि जो अपना पाई क्लाउड होता है वो क्या होता है? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब जो अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके अराउंड ये कहीं ना कहीं जो अपने पाई क्लाउड बनते हैं ना वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं सर? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं सर? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो
पाई बॉन्ड अपने पास कितने हैं सर, 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, उनसे पाई क्लाउड बनता है। पाई क्लाउड के बारे में 2 बातें हमको बिल्कुल पहले से पता थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने लूजली अरेंज होते हैं। एक और बात यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या होता है अपना सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर स्पेस, यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पर अपने को आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पाई क्लाउड के बारे में 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आती है बात इसकी कि वाई एल्काइंस, जो अपनी एल्काइंस होती है वो अपनी कौन सी रिएक्शन शो करती है, वो शो करती है अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एल्कीन क्या शो करती थी, एल्कीन भी अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो शो करती थी। ठीक है, तो देख अब एल्काइन अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो क्यों करती है, क्योंकि ये देख अपना एल्काइन है, ठीक है, ये मान ले इथाइन है, तो इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड है। तेरे को पता है सर सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सर, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पर जो पाई बॉन्ड होते हैं ना तेरे, वो वीक बॉन्ड होते हैं, वो तेरे आराम से टूट जाएंगे, वो तेरे आराम से टूट जाएंगे। समझ में आ गई बात, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है सब। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बता दी कि जो पाई बॉन्ड है ना तेरे, जो तेरे पास पाई बॉन्ड है ना भाई, पाई बॉन्ड क्या बनाते हैं, पाई क्लाउड बनाते हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या मेरे भाई, बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। दूर बैठा एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसकी खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है, दूर बैठा एक इलेक्ट्रोफाइल, उसको तलाश है कहीं पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख जाए, कहीं पे नेगेटिव चार्ज दिख जाए, तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, वहां पर अटैक कर देगा। तभी तो बोलते हैं अपन कि जो अपनी एल्काइन है वो शो करती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक बिल्कुल कॉमन बात बोलना, जहां पे पाई बॉन्ड तेरे को दिख जाए वहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी वहां पर तेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलने वाला है। तो एल्कीन के पास कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड था क्या, यस सर, एल्कीन के पास पाई बॉन्ड था, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलेगी क्या, यस सर चलेगी। तो ये मैंने आपको वहां पर भी पढ़ाया था। अब एल्काइन के बारे में बात करूं तो एल्काइन के बारे में बात करूं तो एल्काइन के पास भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर तो सर 2 पाई बॉन्ड है, तो वापस से बात हो गई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो सर यहाँ पर भी क्या अपना कहीं ना कहीं चलने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी इसकी आप रीडिंग करना, ये मैंने आपको एक एक सब अच्छे से डिकोड करके अच्छी सरल भाषा में आपको समझा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, ये सब आप रीडिंग करना, ये मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए हम उसके जनरल मेथड देखते हैं कि कैसे कैसे अपन इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी सबसे पहले बताती है, इसमें एनसीईआरटी सबसे पहले बताती है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, मतलब कैल्शियम कार्बाइड से हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, अपनी एल्काइन प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का मतलब होता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड मतलब सर CaC2। तो यहाँ पर तेरे को एक खेल ध्यान रखना है, यहाँ पर तेरे को एक खेल ध्यान रखना है कि सबसे पहले तूने क्या करना है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है क्विकलाइम, क्या आता है, सॉरी क्विकलाइम नहीं, लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, लाइमस्टोन होता है। तो लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्विकलाइम तो क्या होता है अपना CaO होता है, क्या होता है CaO। ठीक है, अब देख सबसे पहला स्टेप तेरा है कि जो तेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी जो तेरे पास लाइमस्टोन है, उसको तूने क्या करना है, हीट करना है। और ये मैंने जब आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया था तो वहां पर बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी आई थी, जब हम CaCO3 को, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे थे तो हमको वहां पर क्या बन रहा था, CaO बन रहा था प्लस CO2 बन रहा था, CaO बन रहा था प्लस CO2 बन रहा था, मतलब जो तेरा X यहाँ पर आ रहा है, X क्या तेरा CaO हो गया। ठीक है, फिर तूने क्या करना है, X मतलब X क्या तेरा CaO है, उसको तूने कोक के साथ रिएक्ट किया, उसमें तूने कोक ऐड किया या तूने कोक के साथ उसको रिएक्ट किया, तो तेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, CaC2 बन गया, मतलब जो तेरा कैल्शियम कार्बाइड है वो बन गया तेरा वही में। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या था, तेरा CO2 था, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो कम कर देना, यहाँ पर तूने बना देना कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बनाना है तेरे को। ठीक है, फिर तेरा जो Y बन गया CaC2, Y को तूने यहाँ पर लिखा CaC2, Y में तूने वाटर ऐड किया, तो देख यहाँ से कैल्शियम की खोपड़ी में चार्ज किया +2 है, यहाँ से माइनस वाला क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा, तो Ca और OH। ठीक है, तो यहाँ पर जो +2 है वो कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर जो -1 है वो 1 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा तेरा CaOH ट्वाइस। तो यहाँ पर तेरा क्या बन रहा है सर, CaOH ट्वाइस बन रहा है। बाकी तूने क्या करना है, C2 और यहाँ से H2 कर देना है तेरे को, C2H2 मतलब सर
इथाइन, मतलब ये तेरा क्या एल्काइन ही तो है, मतलब ये तेरा एसिटाइलिन ही तो है। तो तूने कहीं ना कहीं क्या बना दिया, तूने एल्काइन बना दिया फ्रॉम C2H, सॉरी CaC2, यानी कैल्शियम कार्बाइड से तूने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बाइड से तूने क्या बना दिया, तूने अपना एल्काइन बना दिया, तूने इथाइन बना दिया या फिर एसिटाइलिन बना दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो तेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसको तूने हीट करना है तो क्या बनेगा तेरा CaO प्लस CO2। तो CO2 तो गैस है, उड़ गई मान ले, पर तेरे पास क्या बचा अब, CaO बचा। CaO को अपन बोलते हैं क्विकलाइम, क्विकलाइम। तो CaO को क्या किया तूने, कोक के साथ यानी कार्बन के साथ कहीं ना कहीं क्या रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर तेरा क्या बन गया, CaC2 बन गया, मतलब कैल्शियम कार्बाइड बन गया, प्लस एक गैस भी निकली कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी तो उड़ गई, तो तेरे पास कार्बन कैल्शियम कार्बाइड पड़ा हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड को तूने वाटर दे दिया, तो यहाँ पर तेरे पास एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस तेरे पास क्या बन जाएगी, एक एल्कीन बन, सॉरी एल्काइन बन जाएगी, कौन सी, इथाइन बन जाएगी तेरी, कौन सी बन गई, इथाइन बन गई। ठीक है, तो हमने प्रिपेयर कर दिया एल्काइन को फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो ये प्रोसेस तेरे को ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है ये। ठीक है, फिर तुमको एनसीईआरटी की ये रीडिंग कर लेनी है। तो ये जो एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, फिर पढ़ा दिया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, जितना दे रखा है मैंने उतना ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब दूसरा तरीका आता है, दूसरा तरीका आता है जिससे अपन एल्काइन को बना सकते हैं, वो है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब बगल बगल के कार्बन पे क्या लगा हुआ है, डाइहैलाइड, मतलब दो हैलोजन लगे हुए हैं, मतलब बगल बगल के कार्बन पे हैलोजन लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं अपन विसिनल डाइहैलाइड, ये आपको पता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट मुझे पता है विसिनल डाइहैलाइड है। रिएजेंट ध्यान से देख, यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है सर एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एक और रिएजेंट यूज किया जाएगा वो है अपना NaNH2, NaNH2, NaNH2 को बोलते हैं अपन सोडा अमाइड। तो देख भाई, रिएजेंट तो तेरे को ध्यान रखने ही पड़ेंगे यार। ठीक है, रिएजेंट तो तेरे को ध्यान रखने ही पड़ेंगे। मैं तो तेरे को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सिखा सकता हूँ कि तेरे को प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाना तेरे को सिखा सकता हूँ कि तेरे को अगर रिएक्टेंट पता है, तेरे को अगर रिएजेंट पता है, तो तुझे खेलना कैसे है वो मैं तेरे को सिखा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी तेरे को अगर रिएक्टेंट कौन सा होगा, रिएजेंट कौन सा होगा, ये सब तो तेरे रिवीजन करके ही तेरे को समझ में आएगा यार। तो रिवीजन तू अगर करते रहेगा टाइम टू टाइम तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, और पूरा आराम से पूरा अच्छे से तेरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बाकी टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहना ताकि तुमको पता लग जाए कि कौन सी रिएक्शन में खेलना कैसे है, कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा रिएजेंट है। प्रोडक्ट अपने को प्रोडक्ट अपने को याद नहीं रखने, प्रोडक्ट तो मैं निकालना जानता हूँ और मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट निकालना ही तो सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देख, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन चलेगी अपनी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब मैं एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहां पर भी ये रिएक्शन आई थी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, पर वहां पर मैंने एल्काइल हैलाइड, यानी मेरे पास जो एल्काइल हैलाइड है उसका मैंने क्या किया था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया था, तब जाके मेरा कहीं ना कहीं क्या बना था, तब जाके मेरा एल्कीन बना था। पर यहाँ पर मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड है, उसका मुझे कहीं ना कहीं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, तब जाके मेरा क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा। और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हटाना, डी का मतलब हटाना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को, मतलब HX माइनस करना है मुझे, मतलब मुझे HX माइनस करना है। ठीक है, HX माइनस करना है। ठीक है, तो जब मैंने एल्कीन की प्रिपरेशन करी थी तो वहां पर मेरे पास रिएक्टेंट क्या था, एल्काइल हैलाइड था, उसमें मैं क्या करता था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता था, तब जाके मेरी एल्कीन बनती थी। पर यहाँ पर मेरे को कैसे करना है, यहाँ पर मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड है रिएक्टेंट के तौर पे, यहाँ पर मुझे इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, तब जाके मेरी एल्काइन बनने वाली है। तो यहाँ पर अपन एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी करते हैं। देख, वहां पर भी रिएजेंट क्या था तेरा, एल्कोहलिक KOH था, तो यहाँ पर भी तेरा जो रिएजेंट है वो क्या, एल्कोहलिक KOH है। मतलब एल्कोहलिक KOH तेरा क्या करता है सर, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है। समझ में आ गई बात। पर जब एल्कीन की बात करें, जब हमको एल्कीन की प्रिपरेशन करनी होती है तो रिएक्टेंट हम ले रहे थे एल्काइल हैलाइड, पर जब तू एल्काइन की प्रिपरेशन करने वाला है तो यहाँ पर तेरे को लेना पड़ेगा विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये तेरा विसिनल डाइहैलाइड है, क्योंकि बगल बगल के कार्बन पे क्या है, हैलोजन लगा हुआ है।
तो ये क्या तेरा विसिनल डाइहैलाइड है। सामने पे तूने लिख दिया एल्कोहलिक KOH, तो समझ में आ गया तेरे को सर विसिनल डाइहैलाइड रिएक्टेंट है, सामने पे लिख दिया इन्होंने एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर यहाँ पर क्या बनने वाली है, एल्काइन बनने वाली है। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस, कौन सी रिएक्शन चलने वाली है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब तेरे को -HX करना पड़ेगा, माइनस तेरे को क्या करना पड़ेगा, HX करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक H हटा देता हूँ और यहाँ से मैं एक X हटा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा तेरा, देख C। अब यहाँ पर सिर्फ एक H बचा, क्योंकि एक H तो मैंने हटा दिया, ब्रोमीन तूने लिखा पहले से, ठीक है, डबल सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से तूने क्या हटा दिया, ब्रोमीन हटा दिया। तो तेरा ये ऐसा हो गया, तेरा ये ऐसा हो गया। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहाँ पर तूने क्या किया, यहाँ पर तूने क्या किया, यहाँ पर तेरे को अब डबल बॉन्ड भी तो लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड भी तो लगाना पड़ेगा तेरे को यहाँ पर। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसको अगर मैं सही से लिखूं, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो ऊपर था उसको मैंने खोल के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख मेरे को HX हटाना है ना, तो मान लो ये मैंने H हटा दिया और ये मैंने X हटा दिया, तो ये तो अपने हट गए, HBr बन गया। बाकी जो ये आधे आधे बॉन्ड है ये इधर गिर जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड अपना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा सर। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख, अब इसका वापस से हमको रिएक्शन कराना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक तो अपन जब विसिनल डाइहैलाइड से क्या बनाते हैं, एल्काइन बनाते हैं, तो पहला खेलने कौन आएगा, एल्कोहलिक KOH आएगा, रो अपना क्या कराएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा। पर उसके बाद वापस क्या आएगा सर, अपना वापस आएगा NaNH2। क्या आएगा सर, NaNH2। NaNH2 मतलब सोडा एमाइड, ये भी अपना क्या कराता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है। ठीक है, तो वापस अब यहाँ पर कौन आएगा, NaNH2 आएगा, ये भी क्या कराएगा, -HX कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं ये वाला H हटा रहा हूँ और यहाँ से ये हेलोजन हटा रहा हूँ, ये हेलोजन हटा रहा हूँ। ठीक है, तो देख क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर तेरे को अब क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे मैंने तेरे को अभी बताया था कि आधे आधे बॉन्ड गिर जाएंगे, वैसे ही तूने यहाँ पर भी क्या बना दिया, खेल हो गया तेरा। तो यहाँ पर तेरा क्या बन गया सर, CH बन गया। सर ये तो मेरा एल्काइन बन गया, सर ये तो मेरा एल्काइन बन गया। कौन सा एल्काइन है ये, एसिटाइलिन यानी इथाइन है, इथाइन है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास अगर विसिनल डाइहैलाइड है और मेरे को अगर कहीं ना कहीं एल्काइन बनाना है, तो यहाँ पर मेरे को दो खेल खेलने पड़ेंगे। पहला खेल खेलने आएगा कहीं ना कहीं कौन, एल्कोहलिक KOH क्या कराएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। फिर अपना कहीं ना कहीं कौन आएगा, NaNH2 सोडा एमाइड, ये भी अपना क्या कराता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है। बाकी यहाँ पर अपन पढ़ लो, ये आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। बीच में अपना क्या बनता है सर, एल्किनाइल हैलाइड। मतलब ये जो अपना बना है ना, ये जो अपना बना है ये वाला स्ट्रक्चर, ये अपना क्या है, एल्किनाइल हैलाइड है। ये अपना क्या सर, एल्किनाइल हैलाइड है। समझ में आ गई। फिर एल्किनाइल हैलाइड में कौन एक्ट करेगा, अपना NaNH2 एक्ट करेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा एल्किनाइल हैलाइड से। तो कहीं ना कहीं अपना क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पूरा खेल समझ में आ गया और हमको खेलना आना चाहिए। अगर मुझे खेलना आ गया तो मैं फिर प्रोडक्ट अपने आप से बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी NCERT की इतनी इंपॉर्टेंस है ना, जो तुमको तब समझ में आएगी। अगर अभी समझ में नहीं आ रही ना, तो वो तुमको उस दिन समझ में आएगा जब तुम्हारा नीट 2025 का एग्जाम का पेपर आएगा, फिर मैं तुमको बताऊंगा। और अगर तुमने अच्छे से ये सब लेक्चर फॉलो कर दिए ना, तो तुमको रियलाइज नहीं होगा, तुमको इतना विश्वास भी नहीं होगा। जब तुम्हारा नीट का पेपर आएगा ना, तब जाके तुम्हें पता लगेगा भाई पूरे सारे क्वेश्चन डिट्टो डिट्टो वही आ गए जो कहीं ना कहीं मैंने क्लास में आपको करवाए थे। ठीक है, क्योंकि पूरा NTA पूरा फोकस्ड है कि वो क्वेश्चन पूछेगा तो सर NCERT से ही पूछेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको क्वेश्चन के लेवल अच्छे करने हैं ना, तो वो NCERT से डीप में घुस के कोई अच्छा क्वेश्चन बना देगा। पर NCERT में ही उसने पूछना है, NCERT से बाहर से वो पूछ ही नहीं सकता, और वो पूछता भी नहीं है। क्योंकि आपने प्रीवियस 10 साल के पेपर उठा के देखो, तुमको एक क्वेश्चन भी NCERT के बाहर का नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो NCERT की इंपोर्टेंस बहुत भयंकर है। और NCERT को अगर तुम इग्नोर कर रहे हो और PhD करने की सोच रहे हो और बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि सर मैं ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा, तो भाई तुम उनसे बहुत पीछे हो जो NCERT में फोकस करके पढ़ रहे हैं। तो तुम उनसे बहुत पीछे छूट जा रहे हो। क्योंकि जब पेपर आएगा ना, तो तुमको दिखा दूंगा मैं, सारे क्वेश्चन तुम्हारे NCERT से ही आने हैं और NCERT से ही आते गए हैं। अब तुम बोलोगे कि सर इस बार तो सर NTA ना
पेपर का लेवल अच्छा करेगा। अरे मेरे भाई, पेपर का लेवल अच्छा करेगा तो तुम जेईई मेंस को उठा के देखो ना, जेईई मेंस का पेपर का तो लेवल तो अच्छा जाता है, उसकी तो कट ऑफ भी कम जाती है, तो क्या वहां पर क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आते क्या? वहां पर भी भाई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी से रहकर, एनसीईआरटी में सीमित रहकर भी अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अगर एनटीए अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब बिल्कुल डीप में जाके पूछेगा, तो वो एनसीईआरटी से ही पूछेगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में कुछ दिया ही ना और वो कहीं बाहर से उठा के आपको पूछ दे, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। तो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, और एनसीईआरटी तुमको अच्छे से बिल्कुल समझा रहा हूं मैं, एक एक शब्द पकड़ के आपको बिल्कुल अच्छे से डिकोड करा के अच्छे से आपको तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको आज मैंने जितना पढ़ाया उतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एल्काइन का जो लेक्चर आएगा, आज ही आएगा वो भी, तो उसमें अपना क्या रहने वाला है, उसमें अपना आएगा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके साथ अपना एल्काइन का जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है। फिर अपन देखने वाले हैं सर उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें अपन बेंजीन स्पेसिफिकली देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन मन में होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। Waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone.